प्रतिबिंब क्या होता है, कब बनता है, कैसे बनता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि सर दर्पण कितने प्रकार का होता है। हमेशा अगर अपने बारे में सोचेगा कोई व्यक्ति तो पॉजिटिव ही सोचेगा। क्या कभी कोई ऐसे व्यक्ति सोचता है कि काश मेरा पैर टूट जाता, ऐसे कोई सोचेगा कि नहीं? इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन है ना, एक इनमें से एक से तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा और बाकी 3 से वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हम लोग क्या है, हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग वही 10 रुपए वाला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास है, ये देखो, ये मिरर आप देख सकते हो, ये वाला मिरर है, देखो ये जो मिरर है इसको देख सकते हो आप, ये 10 रुपए वाला है। तो हम लोग तो गरीब हैं, तो गरीबों वाला मिरर है हमारे पास। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है, मान लीजिए ये एच लंबाई का व्यक्ति है और ये चाहता है कि भाई हम अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहते हैं, तो हमेशा याद रहे ये जो दर्पण होगा वह एच बट्टे या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, तो इनके प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम आती है। जूस कार्पेंटियर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने पेरिस्कोप का आविष्कार किया था। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 76th लेक्चर है। इससे पहले हमारे 75 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें इंद्रधनुष को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इंद्रधनुष क्या होता है, ये कब बनता है और कब नहीं बन सकता और ये कितने प्रकार का होता है। इन सभी सवालों को हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने ये भी समझाया था कि सर प्राथमिक रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग क्या होता है और पूरक रंग क्या होते हैं। और मैंने वहीं पर बताया था कि जो नोट है, आज अगर आप देखोगे हमारे कई प्रकार के नोट होते हैं, तो उन नोटों का कलर भी होता है। जो हम करेंसी है हमारी भारतीय करेंसी, सर उसमें जो नोट हैं उनके अलग अलग कलर हैं, तो वो कौन से कलर हैं जिनसे हम नोट बनाते हैं, इन सभी सवालों का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, तभी इस क्लास को आप देखने आए होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, कब बनता है, कैसे बनता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि सर दर्पण कितने प्रकार का होता है और ये दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो जितने प्रकार के दर्पण होते हैं उनमें से एक प्रकार जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, यहाँ मैंने लिख दिया है प्रतिबिंब क्या होता है, वैसे मैंने परिभाषा यहाँ लिख दी है, क्योंकि देखो लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि समय बहुत खराब होता है। अगर मैं बातों को समझाऊंगा और लिखूंगा तो ये जो वीडियो होगी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे मालूम है कि आप लोगों की आदत वो बन चुकी है शॉर्ट्स वीडियो देख देख कर कि लंबी वीडियो पर आप नहीं टिक पाते हो। आपने कोई स्टार्ट किया वीडियो, थोड़ी देर देखेंगे फिर स्किप करके दूसरी पर चले जाएंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए मैंने ये सारा कुछ लिख दिया है। अब मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आराम से क्लिक कर दूंगा अगली स्लाइड आ जाएगी, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन अपने पास क्या है कि व्हाइट बोर्ड है, लेकिन कोई नहीं, ये व्हाइट बोर्ड भी आपको ऑफलाइन में जितना आपको समझ में आता है उतना आपको समझ में आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मैं यहाँ से प्रयास करता हूँ, भरपूर प्रयास करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। मैं एकदम अपना जो स्तर है ना वो बिल्कुल डाउन करके समझाने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सर आखिरकार ये प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखो, जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु है हमें दिखाई दे रही है, वह वस्तु हमें दिखाई इसलिए देती है क्योंकि उस पर जो भी प्रकाश की किरण पड़ रही हैं वे प्रकाश की किरण वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के अंदर आ रही हैं। अब आंख के अंदर एक पर्दा होता है, उस पर्दे पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको एक छाया प्रति बनती है जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई दे रही है। तो अगर हमें ये समझना है कि सर प्रतिबिंब है क्या, तो मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ, ये डेफिनेशन है क्या, फिर हम इसको समझेंगे। कि प्रकाश की किरण किसी स्रोत से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां उस स्रोत की प्रति, देखो ये जो प्रति लिखा है ना, प्रति का मतलब ही एक तरह से छवि होता है, एक किसी वस्तु का वही बिल्कुल उसका हूबहू रूप, उसको प्रति बोलते हैं। तो वहां उस स्रोत की प्रति या छाया रूप बनता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, आप अगर देखो धूप में खड़े हो जाएंगे तो आपकी छाया बनेगी, वो छाया तो बिल्कुल ब्लैक होती है, डार्क होती है, उसको हम ये छाया प्रति या प्रतिबिंब नहीं कहते हैं, वो प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब तो वो होता है जैसी वस्तु है वैसा हमको दिखे, तो वो होता है प्रतिबिंब। ये बनता कैसे है कि कोई भी वस्तु है उससे अगर प्रकाश की किरण या तो किसी दर्पण पर टकराएगी या फिर किसी लेंस पर टकराएगी, तो टकराने के बाद
उसका या तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। इन दोनों घटनाओं को हमने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये जो है ना परावर्तन या अपवर्तन, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर कहीं पर वास्तविकता में मिलेंगी तो वहां पर उसकी छाया प्रति बन जाएगी। अगर वास्तविकता में नहीं मिलेंगी तो हम उनको किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर ऐसा महसूस करेंगे कि अगर ये वास्तव में नहीं मिल रही है तो मिलती हुई प्रतीत होंगी कहीं पर, तो वहां पर उस वस्तु की एक छाया प्रति बन जाएगी। उस छाया प्रति को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप सुबह सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, ज्यादातर लोग तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिरर लाते हैं, दर्पण, और उसमें अपना चेहरा देखते हैं कि आज हमारा चेहरा कैसा है। तो जो हम चेहरा देखते हैं ना, हमारा चेहरा है, मिरर हमारे सामने है, तो उस मिरर में भी एक चेहरा बन जाएगा हमारे ही जैसा। तो वो जो बन रहा है ना, वही प्रतिबिंब होता है। तो हमें समझ में आया होगा कि सर ये प्रतिबिंब होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि सर इसके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रतिबिंब दो तरह का होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हुआ। परावर्तन और अपवर्तन होने के बाद अगर किरणें वास्तविकता में कहीं टकराएंगी तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और अगर परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें वास्तविकता में कहीं टकराई नहीं तो हम फिर किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, फिर हम ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर टकराती हुई प्रतीत होगी। तो अगर किसी पॉइंट पर टकराती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तविकता में नहीं टकराती, बस प्रतीत होता है कि यहाँ टकराएंगी, तो फिर वहां पर भी एक छवि बन जाएगी। उस छवि को हम बोल देंगे कि आभासी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि सर वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये अलग नाम से भी आता है, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसको इंग्लिश में इमेजनरी बोलते हैं। और ये है रियल प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये दो प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं इस संसार में, या तो वह वास्तविक होगा या फिर वह काल्पनिक या फिर आभासी होगा। तो अब हम समझते हैं कि सर ये जो दोनों प्रतिबिंब हैं, हम इनकी पैरेलल स्टडी करेंगे कि दोनों, ऐसा नहीं है कि पहले ये पढ़ लें फिर बाद में ये पढ़ें, इनको पैरेलल में पढ़ेंगे, एक तो दोनों ही हमारे कवर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, कि जब प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से टकराती हैं, मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे ही प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन होगा, तो परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद अगर प्रकाश की किरणें वास्तविकता में कहीं पर टकराएंगी तो वहां पर जो उसकी छाया प्रति बनेगी उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कह देंगे। अब ये वास्तविकता में कैसे टकराएंगी वो तो हम आगे दर्पण बनाएंगे तब टकरा के बताएंगे कि सर ऐसे टकराते हैं, ये नियम होता है। तो अभी हम समझेंगे कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलेगी और वो उस वस्तु से चलने के बाद या तो परावर्तन होगा उसका या फिर अपवर्तन होगा। तो परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद अगर वास्तविकता में वे किरणें कहीं मिल जाएंगी तो वहां पर उस वस्तु की छाया प्रति बनेगी, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कह देंगे। और ये क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर टकराती हुई प्रतीत हो, वास्तविकता में ना मिले बस प्रतीत हो, तब हम उसको तब वहां पर भी एक प्रतिबिंब बनता है, उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमें पहला पॉइंट समझ में आया कि वास्तविक प्रतिबिंब कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें वास्तविकता में टकराएंगी तो वास्तविक बनेगा, और परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें वास्तविकता में नहीं टकराएंगी, केवल टकराती हुई प्रतीत होंगी, तो फिर वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब ये कंडीशंस कैसे बने हो सकती हैं, इन कंडीशंस को हम समझेंगे दर्पण के जब इमेज आपको सिखाएंगे कि दर्पण से और लेंस से किस तरह से इमेज बनती है। अगला पॉइंट समझते हैं। जैसे ये अगला पॉइंट समझने के लिए एक बात समझो, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप अपने बारे में कुछ भी सोचो, मैं कहूं कि आप एक सोच अपने माइंड में डेवलप करो अपने ही बारे में, तो क्या कभी आप नेगेटिव सोच डेवलप करोगे? हमेशा अगर अपने बारे में सोचेगा कोई व्यक्ति तो पॉजिटिव ही सोचेगा। क्या कभी कोई ऐसे ही व्यक्ति सोचता है कि काश मेरा पैर टूट जाता, ऐसे कोई सोचेगा कि नहीं टूट सोचेगा? क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर किसी व्यक्ति से बोला जाए कि भैया अपने बारे में ही सोचो, तो अपने बारे में तो हर एक व्यक्ति पॉजिटिव ही सोचता है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचेगा। मतलब हम कहेंगे कि आप अपने बारे में कल्पना करो, अगर हम अपने बारे में कल्पना करेंगे तो सर वह हम पॉजिटिव ही करेंगे। तो इसका मतलब जो हम अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, जो इमेजिनरी थॉट्स लाते हैं अपने बारे में, वे पॉजिटिव होते हैं, वे एकदम सीधे होते हैं।
कभी हम उल्टा थॉट नहीं लाएंगे अपने माइंड में अपने ही बारे में। जैसे हमने कहा कि भाई तुम अपने बारे में कुछ सोच के बताओ, तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि मेरे पास BMW गाड़ी हो, मेरे पास मर्सिडीज कार हो, या मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो। मतलब जितनी भी बातों की वह कल्पना करेगा, जितनी भी बातों की वो कल्पना करेगा, वे सभी बातें सीधी होंगी, पॉजिटिव होंगी, सीधी और पॉजिटिव बढ़िया होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी वो नेगेटिव बात की सोचे। ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि मेरा घर टूट जाए, मेरा पैर टूट जाए। ऐसा कभी होगा क्या? मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं, ऐसा कोई कभी नहीं सोचता है। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि भाई साहब आप अपने बारे में एक कल्पना करो, तो जब भी कोई व्यक्ति कल्पना करता है तो वह पॉजिटिव करता है, सीधी कल्पना करता है, कल्पना कभी नहीं करता है। इसी बात से हम याद करेंगे यहाँ पर कि अगर कल्पना से बना काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। ये हमने कल्पना, जैसे हमने कहा कि भाई आप अपने माइंड में एक कल्पना करो, एक सोच डेवलप करो, तो आप कहोगे मेरे पास शायद BMW गाड़ी हो। हमने ऐसा सोच लिया, तो वो तो हमने सर सीधा सोचा, सीधा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा और पॉजिटिव सोचा। लेकिन होता क्या है? सोचा हमने BMW गाड़ी, हमको मिला क्या? साइकिल, टूटी हुई साइकिल। मतलब जो हम सोचते हैं उसका जस्ट उल्टा होता है रियलिटी। वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। हम सोचेंगे भाई साहब कि हमारा एक बहुत बड़े एकदम महल जैसा घर हो, लेकिन होता क्या है? अपोजिट, झोंपड़ी जैसी बनकर तैयार हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से एक पॉइंट याद करेंगे, ये थोड़ा कॉमेडी जैसा हो गया लेकिन कुछ नहीं, उसको तुम वहीं छोड़ो। ऐसे याद रखो, अगर काल्पनिक कल्पना की जाएगी तो वह हमेशा सीधी कल्पना की जाती है, या हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो सर हम सीधी कल्पना करते हैं, तो कल्पना इसी से याद करेंगे, रखेंगे कि सर आभासी प्रतिबिंब है या काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो वह हमेशा सीधा बनेगा। सीधा बनेगा, इस बात की गारंटी है, सीधा बनेगा। और मैंने अब बोला है एक बात पॉजिटिव, कि सर कल्पना हमेशा पॉजिटिव की जाती है। तो एक शब्द आएगा आगे, वो तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी हम शब्द बता देते हैं वो है क्या। वो है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता अगर हम आभासी प्रतिबिंब की निकालें तो वह हमेशा पॉजिटिव आती है। तो हम यहाँ पर एक बात लिखते हैं पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव, इसको हम डिटेल में बाद में भी बताएंगे जब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बताएंगे और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझो कि आभासी प्रतिबिंब है, अगर हम इसकी आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। इसी वाले एक एग्जांपल से कि भाई साहब कल्पना करेंगे तो हम पॉजिटिव कल्पना करते हैं, कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे तो वह हमेशा सीधी करेंगे। तो इस बात से हम याद रखेंगे कि संसार में जितने भी आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे वे हमेशा सीधे बनते हैं और उनकी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होती है। अब यहाँ आ जाओ, ये है वास्तविकता। हमने कल्पना की पॉजिटिव और सीधी, लेकिन वास्तविकता होती है क्या? उल्टी। हमने सोचा कि सर हमारे पास लग्जरी कार हो, होता क्या है? खटारा गाड़ी। ये वास्तविकता है, रियलिटी जस्ट उल्टी होती है। तो हम ऐसे याद रखेंगे, सर वास्तविकता जो है ना वो उल्टी होती है, नेगेटिव होती है, जो हम सोचते हैं उसका नेगेटिव चला जाता है। तो ऐसे ही हम याद रखेंगे, ये जो आवर्धन क्षमता होती है उसको एम बोलते हैं, तो यहाँ पर तो एम पॉजिटिव होती है, लेकिन जो वास्तविकता है वह हमेशा उल्टी निकलती है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि ये हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है, वस्तु जैसी होगी उससे उल्टा बन जाएगा। और इसकी जो आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन पावर, वह हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ये भी हम याद रखेंगे। तो 2 पॉइंट हमें याद हो गए कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो इस बात की गारंटी है कि वह उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं हो सकता, इस बात को माइंड में बिठा लेना। देखो मैं अगर बात करूं, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मैं मात्र इसी पॉइंट से, केवल इन 2 पॉइंट मैंने पढ़े हैं क्या, कि सर वास्तविक प्रतिबिंब अगर है तो वह हमेशा उल्टा बनता है, कभी वो सीधा नहीं होगा। और आभासी प्रतिबिंब है तो वह हमेशा सीधा बनता है, कभी ये उल्टा नहीं बनता है। अब हम इसी पॉइंट से इस सवाल को कर सकते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से किस से वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अच्छा, ये अभी ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, ये जो पहला सवाल है वो यहाँ से बनेगा, ये नीचे है ना ये वाला, ये 1, 2 और 3, इन पॉइंट को जब हम समझ लेंगे तब हम इस सवाल को कर पाएंगे। लेकिन हम ये सवाल कर देंगे केवल इस वाले पॉइंट से, ये दूसरा वाला पॉइंट है इससे। हमें बस इतना याद रहे कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविकता तो उल्टी होती है, तो उल्टा बनेगा, और अगर आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा।
इस बात की गारंटी है। अब यहाँ इस सवाल को पढ़ो, तो पहले हम इस सवाल को ही कर लेते हैं। निम्न में किसी प्रतिबिंब का सही समूह कौन सा है? कोई इमेज बनी है और पूछा है कि इनमें से सही समूह बताइए। अब देखो पहला पढ़ो, ये कह रहा है आभासी। आभासी कैसा होता है? आभासी मतलब काल्पनिक, और काल्पनिक कैसा होता है? काल्पनिक, कल्पना हमेशा सीधी होती है तो सीधा बनता है। इसने बोला कि आभासी और उल्टा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा सर। आभासी के साथ उल्टा कभी नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, खेल खत्म इसका। अगला सर, वास्तविक, बड़ा और सीधा। ये देखो वास्तविक, मैंने लिखा वास्तविक प्रतिबिंब और इसके साथ मैंने क्या लिख दिया? सीधा। क्या कभी वास्तविक सीधा हो सकता है? नहीं, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। तो सर वास्तविक के साथ सीधा नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी गलत है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है सर आभासी, ठीक है, आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी के साथ सीधा लिखा है, ठीक है, ये हो गया। और आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, तो आभासी जो है ना प्रतिबिंब, वह बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये बात अभी तक ठीक है, ये सही हो सकता है। अगर अगर ये गलत निकल जाए तो, क्योंकि ये बात सही है, आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, वास्तविक होता तो वो उल्टा होता। तो सर आभासी के साथ सीधा है और आवर्धित है, आवर्धित का मतलब बड़ा है, तो चलो ये ऑप्शन अभी तक ठीक है। अगला देखते हैं सर, वास्तविक, छोटा और सीधा। देखो वास्तविक के साथ सीधा रख दिया, क्या वास्तविक के साथ सीधा आएगा? अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वह सीधा कभी नहीं होगा, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम 2019 में। तो अगर ये क्वेश्चन हमें समझना है तो सर ये क्वेश्चन समझने के लिए एक नोट पॉइंट काफी है, वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा उल्टा बनेगा, और सर आभासी प्रतिबिंब है, काल्पनिक है, तो कल्पना हमेशा सीधी करते हैं तो ये सीधा बनता है। अगर यहाँ से आवर्धन क्षमता की बात करें कि सर वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये हमेशा उल्टा बनता है, नेगेटिव इसकी आवर्धन क्षमता होगी। आभासी प्रतिबिंब है, काल्पनिक है, तो वह हम सीधा बनाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगी। तो ये दो पॉइंट डिस्कस हो गए। अगला पॉइंट बताते हैं, और इसकी सहायता से हमने एक क्वेश्चन कर दिया। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। ये वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर कैसा भी बन सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है। और यहाँ पर ये वस्तु से बड़ा या छोटा तो बन सकता है, वस्तु से बड़ा या छोटा तो बन जाएगा, परंतु वस्तु के बराबर केवल समतल दर्पण से बनता है। मतलब बस अगर हम दर्पण तीन प्रकार के पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से बराबर बन जाता है आभासी प्रतिबिंब, बराबर बस एक कंडीशन में बनता है, एक दर्पण से, वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण के अलावा अगर हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करेंगे तो उनसे कभी भी बराबर का आभासी प्रतिबिंब नहीं बन सकता। बराबर का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण से बन सकता है। इसीलिए मैंने इस बात को लिखा है कि ये जो आभासी प्रतिबिंब है, अगर हम समतल दर्पण की बात करेंगे तो उससे बराबर बन जाएगा बस, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कभी भी आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर नहीं बन सकता। ये हम बात याद रखेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट भी हम समझ में आ गया होगा। अब ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने सिनेमा घरों में देखा होगा, सिनेमा घर में हम जाते हैं तो सर पर्दे पर पिक्चर चलती है। वो पिक्चर है क्या सर? उसमें बहुत सारी इमेज ही तो हैं, छाया प्रति ही तो हैं, जो बहुत सारी इमेज आती हैं, बहुत ही माइनर से सेकंड में तो हमको वीडियो नजर आती है, वीडियो जैसी दिखती है। मैं यहाँ पर आप यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी बन क्या रहा है? मेरी हजारों लाखों इमेज खींची जा रही हैं, हर एक सेकंड में, हर एक माइक्रो सेकंड पर इमेज मेरी खींची जा रही है, और उसी इमेज को आपको लगातार दिखाया जा रहा है, तो वो आपको वीडियो जैसी लग रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है। तो एग्जाम्पल होगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सिनेमा घरों में जो हम देखते हैं वह प्रतिबिंब कैसा होता है, सर वह हमें पर्दे पर उतारा जा रहा है ना, इसका मतलब वह रियल प्रतिबिंब है। रियल प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। यही वाला पॉइंट है कि इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, इसको कभी पर्दे पर हम उतार नहीं सकते हैं, लेकिन हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो उदाहरण इसका क्या होगा? सिनेमा घरों में, सिनेमा घरों में जो पर्दे पर हम तो देख रहे हैं जो भी, तो सर वो रियल प्रतिबिंब होते हैं। तो और ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो सर इसका एग्जाम्पल है समतल दर्पण।
समतल दर्पण तो हर एक व्यक्ति के घर में लगा होगा। जो भी आपका दर्पण होता है, मिरर जिसको शीशा बोलते हैं, भाई शीशे के सामने खड़े हो गए और अपना चित्र देखना स्टार्ट हो गया, तो जो अपना चित्र दिखता है ना, वही सर आभासी प्रतिबिंब है। ये बनता कहाँ है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण में देखने पर लगता है कि सर पीछे की तरफ बना हुआ है, लेकिन उस प्रतिबिंब को कभी तुम पर्दे पर उतार नहीं सकते हो। पर्दे पर उतारेंगे तो सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये है इसे केवल अवतल दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट है। अब इसी पॉइंट को समझ लेंगे तो ये पहला वाला क्वेश्चन कर लेंगे। देखना है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार में जितने भी लेंस हैं, उन लेंस में से सिर्फ एक लेंस, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सर अवतल लेंस से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता। इस लाइन का एक अर्थ ये भी है, मतलब सीधा तो अर्थ आप समझो ही, इसका उल्टा अर्थ भी समझो। इसने बोला है कि इसे केवल अवतल दर्पण, अगर हम अवतल दर्पण से रियल प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब उल्टा, इसका एक उल्टा मतलब ये भी है कि उत्तल दर्पण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता। उत्तल दर्पण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता। अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस में उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से हम वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। इस बात को बहुत ही अच्छे से आप अपने माइंड में बिठा लेना कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब हमें बनाना है, तो अगर हम दर्पण की बात करेंगे तो सर एक दर्पण लेके आएंगे, वो भी है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो सर उत्तल दर्पण से कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर लेंस की बात करें तो सर उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस होता है, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। उत्तल लेंस इस तरह से होता है, इस तरह से। वैसे तो मैं अभी नहीं, मतलब आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है। तो जो उत्तल लेंस है, उससे हम रियल इमेज बना सकते हैं, लेकिन कभी भी अवतल लेंस से रियल इमेज नहीं बनाई जा सकती। इस बात को माइंड में बिठा लेना। अब यहां देखते हैं, इसे प्रत्येक दर्पण और प्रत्येक लेंस से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो आभासी है, आभासी तो इस संसार का कोई भी दर्पण उठा लो, कोई भी दर्पण उठा लो, उससे हम आभासी बना के दिखा देंगे। कोई भी लेंस उठा लो, उससे हम आभासी बना के दिखा देंगे। लेकिन बस बात याद करनी है तो इसको, अगर वास्तविक प्रतिबिंब आपको चाहिए तो हम सिर्फ दो चीजें ला सकते हैं। अगर दर्पणों की बात करेंगे तो दर्पणों में है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से कभी वास्तविक नहीं बनता, याद रखना। लेंस की बात करेंगे तो सर उत्तल लेंस, इससे हम वास्तविक बना सकते हैं। और इसके अलावा जो अवतल लेंस है, उससे हम आभासी ही बनाते हैं। तो देखो, अगर तुम्हें याद न रहे तो थोड़ी सी इसकी हम ट्रिक बना सकते हैं कि सर दर्पण है ना, दर्पण डी, वो है अवतल, दर्पण जो है ना वो है अवतल, इससे हम रियल बनाएंगे। उसके बाद लेंस की बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे तो वो है उत्तल, यू। ये है कि जो ये है, अब यहां से कुछ बना लो, लाडू बना लेते हैं, लाडू, LADU, लाडू। लेंस, अच्छा ये उल्टा हो जाएगा भाई साहब। जैसे आप यहां से ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि भाई साहब हमारे मोबाइल में 20 रुपए डाल दो, तो आपने कर दिया भाई साहब, डाल दिए। तो हम कहेंगे आप हमारे मोबाइल में 20 रुपए डाल दो। तो उस डाल दो से हम डालू याद रखेंगे, डालू, या लूडा, लूडा, लूडा याद रखेंगे, या फिर डालू याद रखेंगे, डालू या फिर लूडा। इनसे कैसा बनेगा सर? इनसे बनता है रियल प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब। ये क्या है? एक याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है, क्योंकि भूल जाओ, बाई चांस भूल जाओ, इसलिए मैंने कहा है कि सर डालू या फिर लूडा लिख लेंगे, इनसे बनेगा रियल। दर्पण है तो अवतल है, लेंस है तो उत्तल है। दर्पण है अवतल, लेंस है उत्तल। तो डालू हम याद रखेंगे, डालू से रियल प्रतिबिंब बनता है। डालू से रियल प्रतिबिंब, जैसे भालू होता है ना, भालू, तो भालू का यहाँ डालू है, डालू से
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को लिखते हैं हम, ये जो है ना, ये डालू से यहाँ लिखते हैं डालू, डालू जैसे भालू होता है ना, तो उसका हम डालू याद रखते हैं, डालू, इसको शॉर्टकट में DALU, डालू से हमेशा, डालू से वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन सकता है, बन सकता है। डालू से, ये नोट पॉइंट हम याद रखेंगे, नोट पॉइंट, कि सर डालू से, जैसे भालू होता है ना, भालू का डालू से, भालू से डालू कन्वर्ट कर दो, कि डालू से वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, इसके अलावा और किसी से वास्तविक नहीं बन सकता। तो हम याद रखेंगे डालू मतलब ये दर्पण की बात करेंगे, D फॉर दर्पण, बात करते हैं अवतल, L फॉर लेंस, बात करते हैं उत्तल। तो कुल मिलाकर इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं समझता हूं कि इन सभी पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। अब हम सवाल पढ़ते हैं ये वाला, अगर इतना हमें समझ में आ गया है तो, निम्न में से वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। हमको रियल प्रतिबिंब चाहिए, तो डालू लिख देंगे, डालू, DALU, जो रियल प्रतिबिंब है किससे बनाया जा सकता है? सो सर दर्पण से रियल बना सकते हैं। और दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण। और अगर लेंस की बात करते हैं तो कौन सा है? उत्तल। ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। तो अब यहां पर देखो, अवतल दर्पण, दर्पण की बात करते हैं, दर्पण की अवतल, तो सर इससे रियल बनता है। अवतल दर्पण से कैसा बनता है? रियल। तो हम अवतल दर्पण से रियल बना सकते हैं। और इसने यही पूछा है, निम्न में से किस से वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये जो चार ऑप्शन है ना, एक इनमें से एक से तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा, और बाकी तीन से वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है, ये सवाल पूछने का मतलब है, इसने पूछा है इन चार में से वो वाला उत्तर बताइए जिससे हम रियल इमेज बना सकते हैं। तो सर हमको मालूम है ये डालू। दर्पण की बात करें तो दर्पणों में अवतल जो दर्पण होता है वो रियल इमेज दे देता है। तो सर लिखा तो है अवतल दर्पण, इसका मतलब इस सवाल का जवाब यही होगा। जो दर्पण है, दर्पणों में जो अवतल दर्पण है वह रियल इमेज बना देता है। तो इसका मतलब इससे हम वास्तविक इमेज बना सकते हैं। आगे भी हम पढ़ते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से अगर रियल बनता है तो सर उत्तल दर्पण से कभी रियल नहीं बनता, ये हमें पता चल गया। लेंस की बात करें सर, लेंस, लेंस है उत्तल, उत्तल लेंस होता तो उससे तो रियल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? अवतल लेंस। इसका मतलब देखो, इससे भी रियल नहीं बनेगा, इससे भी रियल नहीं बनेगा। तीसरा लिखा है सर समतल दर्पण, तो सर समतल दर्पण से तो हमेशा आभासी ही बनता है दर्पण के पीछे। तो हम ये याद रखेंगे कि ये भी नहीं हो सकता। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी ने यही पूछा था कि निम्न में से वह कौन सा ऑप्शन है जिससे हम रियल प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो हम डालू याद रखेंगे, डालू। डी फॉर दर्पण, दर्पण है अवतल, तो अवतल दर्पण है, उससे हम रियल इमेज बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें दोनों सवाल समझ में आए होंगे और समझ में आया होगा कि सर ये प्रतिबिंब होता क्या है। तो चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम समझेंगे सर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से समतल दर्पण क्या है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम दर्पणों को भी समझ लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। वैसे तो हमने यहाँ पर एक परिभाषा लिख दी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये परिभाषा आपसे कोई पूछेगा। लेकिन हम क्या है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि अगर बाई चांस मान लो किसी ने पूछ लिया दुर्भाग्यवश कि दर्पण बताओ क्या होता है, तो फिर क्या कहोगे। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर परिभाषा लिख चुका हूँ पहले से। इसको हम समझते हैं कि सर ये है क्या। जैसे मान लीजिए कोई सतह है, अगर कोई सतह ऐसी है जिसमें किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तब हम उस सतह को बोल सकते हैं कि ये सर दर्पण है। जैसे अगर अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओगे कि सर हमारे पास एक स्टील का नया बर्तन है, जैसे मान लो थाली है, तो सर थाली को जब हम पलटते हैं तो जो उसका नई थाली है तो हमें उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है, तो हम इसको दर्पण कहेंगे क्या? तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो परिभाषा है इसमें एक शब्द लिखा है स्पष्ट। अगर आपके पास कोई नई स्टील की थाली है तो मान लीजिए वो कितनी भी नई क्यों नहीं है, लेकिन आप अपने चेहरे को स्पष्ट नहीं देख सकते हो, चेहरे पर एक एक पॉइंट को आप नहीं देख सकते हो।
वो तो हमें दर्पण में ही दिखेगा। जो अपने घर पर साधारण जो दर्पण होता है, उस दर्पण में यदि हम अपना चेहरा देखेंगे तो वहां पर हमें स्पष्ट नजर आएगा कि हमारे चेहरे पर क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं, स्पष्ट नजर आता है। हर एक के चेहरे पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है, तो वहां दिखती है। हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले मिरर देखते हैं कि सर मिरर कहाँ पर है। सर रात भर अब जब हम सोए हैं तो हमारी शक्ल में कुछ परिवर्तन तो नहीं आ गया, कुछ डिफेक्शन तो नहीं आ गया है, तो हम उसको देखते हैं मिरर में। तो वहां पर हमें स्पष्ट नजर आता है कि सर कुछ दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है कि सर इधर से कीचड़ निकल रहा है, इधर से काजल रात में लगाया था पूरा आंखों पर फैल गया है, एकदम दानव टाइप शक्ल लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चेहरा को जो हम देखेंगे वो चेहरा देखा जाएगा वो मिरर में ही। तो हमें समझ में आ गया होगा सर मिरर क्या है। अब हम, तुम कहोगे सर नहीं, सुबह सुबह उठ के हम सीधा, हमारे पास एक स्टील की थाली है उसमें पीछे देख लेंगे, चमकता है बहुत, चेहरा उसमें दिखाई देता है, तो चेहरा स्पष्ट कहाँ नजर आता है। तो हम उस थाली को मिरर नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे घर पर दर्पण होता है, उस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, उसको हम दर्पण बोलेंगे। तो हर एक ऐसी वस्तु को जिसमें प्रतिबिंब नजर आ रहा है, धुंधला ही अगर धुंधला नजर आ रहा है तो हम उसको दर्पण थोड़ी कहेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि स्पष्ट देखा जा सकता है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या। एक ऐसी सतह जिसमें किसी वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देखा जा सकता है, दर्पण कहलाती है। तो अब यहाँ पर आप ऐसा मत करना कि सर स्टील का कोई बर्तन है वो दर्पण होगा, दर्पण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम स्पष्ट नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला दिखता है लेकिन हम स्पष्ट नहीं देख सकते, तो वह दर्पण नहीं होगा। जो अपने घर पर होता है, जिसमें हम डेली बाल वगैरह बनाते हैं, देखकर वो स्पष्ट दिखाता है, उसको हम दर्पण कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आया होगा कि दर्पण क्या है। अब हम समझते हैं सर ये वाला पॉइंट कि दर्पणों को सर बनाएंगे कैसे। तो हम एक कांच की प्लेट लेते हैं, कांच की हमने एक समतल प्लेट ली, या फिर हम गोलीय प्लेट भी लेंगे क्योंकि कई प्रकार के दर्पण होते हैं। कांच की एक ट्रांसपेरेंट प्लेट ली और उस प्लेट के एक तरफ हमने कर दी पॉलिश। तो अगर एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो सर दूसरी तरफ चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम दर्पण बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि दर्पणों को पारदर्शी कांच के एक तरफ पॉलिश करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो मैंने काले कलर से लाइन दिखाई है, ये एक मान लो कांच की प्लेट थी, और मैंने हमने ये जो किया है, ये पीछे की तरफ जो लाइनिंग की है, ये लाइनिंग है एक तरह से पॉलिश। ये पॉलिश कर दिए तो इधर हमको चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा सर। यहाँ हम अगर अपना फेस देखेंगे तो इधर हमें दिख जाएगा, चेहरा हमें स्पष्ट नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सर दर्पण बन चुका है। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि ये जो दर्पण है, दर्पण के पीछे पॉलिश की जाती है, तो पॉलिश हमेशा किधर की जाती है, पहले ये बात समझ लेना। कोई भी दर्पण है, जितने भी हम पढ़ेंगे सभी दर्पणों में जो पॉलिश है वह राइट साइड में की जाती है। राइट साइड में पॉलिश की जाती है, और किसी भी वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। ये हम मानते हैं सर, ये LHS है, LHS लेफ्ट हैंड साइड है, और ये है RHS। तो हम हमेशा जो पॉलिश करते हैं, दर्पण जब बनाते हैं तो जो पॉलिश करेंगे वह हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ करते हैं, कभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं करेंगे। अगर आप फिजिक्स के अंदर कभी भी किसी दर्पण का डायग्राम देखना, तो दर्पण का डायग्राम बना होगा तो उसमें जो पॉलिश होगी वह हमेशा राइट साइड पर होगी। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं। हम ऐसा भी तो बना सकते हैं कि ये जो सर समतल दर्पण है उसको हम ऐसे बना देंगे, इस तरह से इधर पॉलिश कर देंगे। अगर हमने इस तरह से समतल दर्पण बना दिया तो सर इसका मतलब ये फिजिक्स में इसको गलत माना जाता है। तुम कहोगे सर ऐसा हमने रीजनिंग में देखा है, रीजनिंग में आकृति होती हैं उनमें दर्पण लगाता है तो कभी कभी इस तरह से भी रख देता है, इधर रख देगा, रीजनिंग में चल जाएगा, वहां हम मान लेंगे कि चलो ये ठीक है। लेकिन जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो सर दर्पण पर जो पॉलिश करते हैं वह हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे, और अगर वस्तु का अगर प्रतिबिंब रख देखना है तो उस वस्तु को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा सर ऐसा हम क्यों करते हैं, तो इसका जवाब समझ लो ऐसा हम क्यों करते हैं। क्योंकि दर्पणों पर चिन्ह परिपाठी का इस्तेमाल किया जाता है। चिन्ह परिपाठी जानते हो, चिन्ह परिपाठी बोलते हैं, जैसे तुमने XYZ, वैसे तो 3 डायरेक्शन होती है लेकिन मैं एक प्लेन दिखा रहा हूँ जिसमें XY प्लेन है। ये X होता है प्लस का, इधर की तरफ जाते हैं तो X होता है माइनस का, ऊपर की तरफ जाते हैं तो Y होता है प्लस का,
और अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो बाई होता है माइनस का। ये तुमने देखा होगा, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा अक्सर एक्स वाई प्लेन जो बनाते हैं उसमें प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई इस तरह से होता है। और हम क्या करते हैं, हम अगर किसी दर्पण पर प्रतिबिंब बनाएंगे तो सर चिन्ह परिपाठी का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। चिन्ह परिपाठी का ध्यान रखा जाता है मतलब दर्पण को हमेशा इस पॉइंट पर रखा जाता है। अगर हम दर्पण को इस पॉइंट पर रख देंगे तो हम रखेंगे, अगर इस वाले दर्पण को रखेंगे तो ये दर्पण यहाँ रख जाएगा। तो अगर इससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे तो फिर वस्तु हमें इधर रखनी पड़ेगी, वस्तु फिर हमें इधर रखनी पड़ेगी। तो फिर जो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी वह पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि हमेशा वस्तु हम इधर रखते हैं नेगेटिव साइड पर। तभी तुमने देखा होगा कि दर्पण से, कोई भी दर्पण है या लेंस है, उसको हम यहाँ रखते हैं और वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है। यहाँ पर हम मान लीजिए वस्तु हमेशा इधर रखते हैं। ये कोई व्यक्ति है, अगर ये अपना डायग्राम देखेगा, अपना प्रतिबिंब बनाना चाहेगा तो सर इसको हमेशा इधर रखते हैं, इधर वाले माइनस एक्स अक्ष पर। तभी तो तुमने देखा होगा कि वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे यहाँ दर्पण हो चाहे लेंस हो, उससे हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु को रखेंगे फिर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यही कारण है कि अगर तुम यहाँ पर इस वाले को रखोगे तो आराम से इसको रख दोगे और यहाँ पर ये है तो इधर चेहरा दिखता ही है तो प्रतिबिंब इसका बनेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन आप अगर इसको उठाकर रख दोगे तो फिर इधर रख, ये तो ये जो मिरर होगा ये इसका पिछला हिस्सा हो जाएगा, तो पिछले हिस्से की तरफ कोई खड़ा हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब थोड़ी दिखेगा। अगर आप इसको उठाकर सीधा यहाँ रखोगे तो फिर वस्तु हमें उधर रखनी पड़ेगी, फिर वस्तु की दूरी हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि हम वस्तु की दूरी कैसे लेते हैं, नेगेटिव। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि दर्पणों से जब भी डायग्राम बनाया जाता है या फिर हम इमेज बनाते हैं तो वह इमेज बनाने के दौरान हम दर्पण को, ये जो होता है ना एक्स वाई प्लेन, इसके मूल बिंदु पर रखते हैं और हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ पॉलिश करते हैं और वस्तु को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। फिर वस्तु की जो दूरी होती है वह माइनस में हमेशा लेते हैं, ऐसा आपने हाई स्कूल में बहुत पढ़ा होगा। तो आज समझ में आ गया होगा कि सर जितने भी संसार के दर्पण होंगे, अगर भौतिक विज्ञान में अगर हम दर्पण का डायग्राम बना रहे हैं तो सर हमेशा पॉलिश जो होगी ना वह राइट हैंड साइड की ही तरफ करेंगे। जैसे अगर मानता हूं, जैसे दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, एक सर गोलीय दर्पण होता है और एक होता है समतल दर्पण। ये तो समतल दर्पण का एग्जाम्पल है। सर गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो एक बात बताना, मैं यहाँ पर दर्पण बना रहा हूं दो, आप ये बनाना कौन सा दर्पण सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले मैंने ये बनाया है ये वाला, और मैं इसकी पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश कर दी है। तो बताइए दर्पण ठीक है कि नहीं ठीक है। तुम कहोगे सर हाँ ये दर्पण ठीक है, पता है क्यों, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड की तरफ पॉलिश हो रही है। इसी को हम उत्तल बोलते हैं, उत्तल। ये जो है ना ये होता है उत्तल, ये होता है उत्तल दर्पण। अब मैं एक दर्पण और बनाता हूं, मैंने दर्पण बना दिया इस तरह से और मैंने पॉलिश की है इधर, मैंने पॉलिश कर दी है इधर। तो क्या ये दर्पण सही है? बिल्कुल सही दर्पण है। क्यों है? क्योंकि सर राइट हैंड साइड की तरफ पॉलिश हो रही है ना, तो ये दर्पण भी ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे अवतल, अवतल। तो जो दर्पण होते हैं ना गोलीय दर्पण, वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अगर मैं ऐसे बना दूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया इस तरह से और मैंने पॉलिश इधर कर दी, मैंने पॉलिश इधर कर दी है, तो फिर ऐसे, अगर ऐसे मैंने मिरर बना दिया है और वस्तु को मैं इधर रखकर चेक कर रहा हूं, इसका मतलब वस्तु को मैं उधर रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उधर रखने का मतलब है प्लस एक्स पर रख दिया, तो फिर वस्तु की दूरी प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब ये जो दर्पण है ना भौतिक विज्ञान में ये दर्पण एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे दर्पण आप मत बनाना। और एक और मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये दर्पण है और हमने इस तरह से पॉलिश इधर करी है, अगर हमने पॉलिश ये कर दी है तो क्या ये बनना संभव है? नहीं होगा, क्योंकि सर ऐसे कर दोगे तो फिर वस्तु हमें उधर रखनी पड़ेगी और अगर हम वस्तु उधर रखेंगे तो सर प्लस एक्स पर हो जाएगा वस्तु, तो वस्तु की दूरी प्लस में तो होती नहीं है, माइनस में लेते हैं। इसका मतलब फिजिक्स में ये वाला दर्पण भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो समझ में आ गया कि अगर कभी भी दर्पण बनाना है तो सर दर्पण के राइट हैंड साइड की तरफ ही पॉलिश की जाती है और वस्तु को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखकर उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है, क्योंकि हमें चिन्ह परिपाठी का पूरा ध्यान रखना है। जब हम दर्पण का फॉर्मूला बताएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, फिर उधर एक लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो वो जो फॉर्मूले हैं, वो उन फॉर्मूलों में जो वैल्यूज हैं, वस्तु की दूरी u,
प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब कुछ है, ये विद चिन्ह के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, चिन्ह सहित उनका वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दर्पणों के सवालों में सर चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए सर दर्पणों पर राइट हैंड साइड की तरफ पॉलिश की जाती है। अब हम यहाँ पर एक बात समझते हैं कि सर हमने तो ये समझ में आ गया कि राइट हैंड साइड की तरफ पॉलिश करेंगे, तो ये पॉलिश होती किस किस चीज की है? ये जो पॉलिश है ये होती है रेड ऑक्साइड, हम बोलेंगे रेड ऑक्साइड, ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड। अगर हमें दर्पण बनाना है तो सर पॉलिश करेंगे, तो पॉलिश करने के लिए हम रेड ऑक्साइड ले आते हैं, पॉलिश कर दिया बन गया दर्पण। रेड ऑक्साइड के स्थान पर सर मरकरी, मरकरी, मरकरी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड ऑक्साइड सस्ता होता है, मरकरी थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो सर ये महंगे दर्पण हो जाएंगे। दर्पण भी बहुत प्रकार के आते हैं, सस्ते भी होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं। वो महंगे और सस्ते किससे निर्धारित होता है? वो निर्धारित होता है कि सर ये किस मटी जो जिस कांच का बनाया गया है वो कांच कितना मजबूत है। ये कांच की जो प्राइस है वो तो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसके पीछे लेप हमने किसका किया है। रेड ऑक्साइड लगाया है तो सस्ता होगा। जैसे मान लीजिए अच्छा मरकरी है तो मरकरी वाला थोड़ा सा महंगा होगा। मरकरी को बाष्प बनाते हैं, उस पर लगा दिया जाता है, मरकरी को गर्म करते हैं, बहुत हीट करते हैं, तो भाप जो मरकरी की उठती है उसको लगा देते हैं, तो वहां से मिरर बनता है। अगला होता है सर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। तो चांदी वाला अगर हम मान लीजिए पीछे चांदी का लेप कर देंगे तो सर वो तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि शीशे जो होते हैं, दर्पण जिसको जानते हो, या इसके पीछे एक और चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं धातु है, उसका धातु का नाम है लेड, लेड धातु। तो कुल मिलाकर अगर हमें किसी भी कांच की पारदर्शी प्लेट को दर्पण में तब्दील करना है तो सर हमें उसके पीछे की पॉलिश करनी पड़ेगी। अब वो पॉलिश आप रेड ऑक्साइड से भी कर सकते हो, आप मरकरी की भी पॉलिश कर सकते हो, सिल्वर की भी, चांदी की भी पॉलिश कर सकते हो, और लेड की भी पॉलिश कर सकते हो। तो भाई साहब देखा होगा कि मार्केट में जब जाते हैं तो शीशे जो दर्पण होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। सस्ते से सस्ता दर्पण मिल जाएगा और महंगे से महंगा दर्पण भी मिल जाएगा, लाखों में भी दर्पण मिलते हैं कि जो 4-5 लाख के भी आते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग वही 10 रुपए वाला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये देखो, ये मिरर आप देख सकते हो, ये वाला मिरर है, देखो ये जो मिरर है इसको देख सकते हो आप, ये 10 रुपए वाला है। तो हम लोग तो गरीब हैं, तो गरीबों वाला मिरर है हमारे पास। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है जैसे मुकेश अंबानी है और भी बहुत सारे अमीर लोग हैं, उनके घरों में आप दर्पण देखोगे तो लाख लाखों के दर्पण मिलते हैं भाई साहब, बड़े बड़े अच्छे अच्छे दर्पण होते हैं। कोई बात नहीं, उनकी जो अब आज हमको ये पता चल गया होगा कि सर जो दर्पण महंगा है, तो सर महंगा हो क्यों रहा है? ये इसी के कारण हो रहा है कि सर इनके पीछे हमने किस चीज का पॉलिश की है। जिस चीज की पॉलिश करेंगे भाई साहब, चांदी की पॉलिश कर देंगे, चांदी देख लो कितनी महंगी है। अब जब चांदी की पॉलिश करोगे तो भाई साहब महंगा तो हो ही जाएगा। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि सर दर्पण बनाने के लिए कांच की प्लेट पर पॉलिश की जाती है, और पॉलिश इन चार में से किसी की भी कर देंगे। अब तुम जैसी पॉलिश करोगे वैसा दर्पण बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया। जो हम लोग हैं, हमारे पास जो हम लोग गरीब हैं, तो गरीब लोगों के पास जो होता है उसमें रेड ऑक्साइड का लेप होता है, लाल कलर का, देखा होगा ऐसा शीशा होता है, उसमें पीछे देखना खोलकर तो लाल कलर से दिखता है, ज्यादातर वो लाल पॉलिश रहती है, वो रेड ऑक्साइड ही होता है। तो चलो हमें समझ में आ गया होगा कि सर पॉलिश किसकी होती है, इन चार पदार्थों की होती है। पॉलिश किधर करेंगे, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चिन्ह परिपाटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसलिए। तो हमें ये समझ आ गया कि सर उत्तल और अवतल होते हैं, ये उत्तल और अवतल हैं, कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, वो तो हम आगे समझेंगे। बस अभी हम ये समझ में आया कि सर गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। इनको डिटेल में हम आगे समझेंगे। और एक होता है सर समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को हम आज की क्लास में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए हम इसी को समझते हैं कि ये समतल दर्पण के बारे में क्या क्या जानकारी होती है। तो हमने ये जो अभी बनाया है ये एक तरह का समतल दर्पण ही है, प्लेन है, और इसके पीछे पॉलिश कर दिए तो समतल दर्पण बना है। सबसे पहला पॉइंट है सर, इसकी जो फोकस दूरी है वह अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों होती है? तो देखो हम यहाँ पर एक समतल दर्पण बनाते हैं, हमने बना लिया, ये है समतल दर्पण, ये हमने समतल दर्पण बना दिया। अगर हम इसके आगे ये इस व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो इस व्यक्ति से निकलने वाली जो किरणें होंगी वो इधर जाएंगी और इधर जाएंगी। देखो इधर जाएंगी और टकराकर इसी मार्ग पर वापस आ जाएंगी, इधर जाएंगी ये किरण और टकराकर उसी मार्ग पर वापस आ जाएंगी।
तो हमें ये इधर अगर ले भी जाएंगे तो इधर ये कहीं मिलती हुई प्रतीत तो होगी नहीं, तो हम इसको पीछे बढ़ाते हैं इस तरह से, लगभग इस तरह से ले जाते हैं। अब ये मिलेंगी कहीं नहीं, ये कभी मिलती नहीं है। जब ये मिलती नहीं, चाहे कितना भी आगे खींचते चले जाओ, ये जीवन में कभी मिलती नहीं है। इसीलिए ऐसा मान लेते हैं कि सर ये अनंत पर जाकर मिलेंगी, अनंत पर जाकर मिल सकती हैं, ऐसा मानते हैं, जबकि मिलेंगी कभी नहीं। तो ये जो है ना, इसीलिए मैंने बोला है कि इसकी जो फोकस दूरी है वह अनंत होती है। फोकस दूरी ये किरणों को मोड़ता ही नहीं है, सीधी सीधी भेज देता है। तो सर इसीलिए इसकी फोकस दूरी है वो अनंत है। वैसे मिलती हुई प्रतीत कभी होती नहीं है, ना मिलेंगी, लेकिन हम मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो मान मिलती हुई प्रतीत मान लेंगे कि चलो ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया पहला पॉइंट, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है सर, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो हमें इसको याद रखेंगे पॉइंट को। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा, इससे बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। स्पष्ट देखो, ये देख सकते हो, अगर ये व्यक्ति है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इधर ये व्यक्ति है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। दर्पण के सामने वो व्यक्ति खड़ा है, प्रतिबिंब इसका दर्पण के पीछे बनता है। देखा होगा अपने घर में शीशा लगा हुआ है, शीशे के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो पीछे की तरफ ऐसा लगता है कि उसके पीछे खड़ा है कोई व्यक्ति, वो होता है। तो ये दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि दर्पण से बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, इतना कन्फर्म है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर वी चाल से आ रहा है, अगर वी चाल से दर्पण की तरफ आ रहा है तो उस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब कितनी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो वो होगा सर 2v चाल से। क्योंकि जो व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की तरफ भाग रहा है, तो ये जो अपनी चाल है ना, अपनी चाल भी उस व्यक्ति को उसके अंदर दिखाई देती है। तो बीच की जो प्रतिबिंब और उस वस्तु के बीच की जो दूरी घटेगी वह दूरी 2v चाल से घटती है, दोगुनी चाल से घटती है, क्योंकि वो व्यक्ति भाग रहा है उधर से, उसके अंदर जो प्रतिबिंब बना होगा वो भी भाग रहा होता। तो उसकी चाल और उस प्रतिबिंब की चाल दोनों को जोड़कर 2v चाल से बीच की दूरी घटती हुई प्रतीत होती है। तो सवाल यही पूछेगा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण के सामने भाग कर आ रहा है, तो उसको अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। रियलिटी तो यही है कि अगर ये वी चाल से भाग रहा है तो वो भी वी चाल से आ रहा होगा, लेकिन इस व्यक्ति को महसूस होगा कि 2v चाल से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको खुद ये अपने आप को भी उसके अंदर ही देखता है, अपने आप को भी प्रतिबिंब, अपने आप का भी जो पूरा का पूरा चित्र है वह प्रतिबिंब में ही देखते हैं। तो सर व्यक्ति खुद पूरा उसमें दिखाई देता है, तो अपनी चाल और प्रतिबिंब की चाल दोनों को जोड़कर बोलते हैं कि सर 2v चाल से ये आ रहा है, 2v चाल से दूरी घटती है। तो याद रहे ये वाला पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति है दर्पण के सामने x चाल से आ रहा है तो उससे अपना प्रतिबिंब 2x चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, इतनी बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा आभासी होता है, वास्तविक रियल। क्यों सर, टकराने के बाद रियलिटी में कहीं मिलेंगी क्या? मिलती तो है नहीं। तो फिर हम ये ऐसा मान लेते हैं कि रियलिटी में तो भैया ये कहीं नहीं मिल रही, तो आभास हम एक मान लेते हैं कि चलो ये पीछे ये कहीं टकरा जाएंगे, तब हमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्यों? रियलिटी में कभी नहीं मिलेंगी, इसीलिए तो मैंने कहा अनंत पर फोकस बिंदु है इसका। तो समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है सर? आभासी होता है। दूसरा सर, वस्तु के बराबर होता है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। अगला, सीधा होगा, जैसी वस्तु खड़ी है वैसा ही प्रतिबिंब खड़ा होगा। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होती है, मतलब ये है कि ये जो दर्पण है ना, अगर इससे x दूरी पर वस्तु को हमने रखा है तो इस बात की गारंटी है ये इसका प्रतिबिंब भी x दूरी पर ही बनेगा दर्पण से। ये हमेशा याद रहे कि अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने x दूरी पर है तो उसे अपना प्रतिबिंब जो दिखाई देगा तो वह जो प्रतिबिंब होगा इस दर्पण से x दूरी पर ही होगा, इस बात का कन्फर्म, इसको याद रहे। जैसे अगर हम आपसे ये सवाल पूछ लें, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं, बताना। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो यदि
उसे अपने प्रतिबिंब तथा स्वयं स्वयं की दूरी 4 मीटर करनी है तो उसे दर्पण की ओर कितना कितना चलना पड़ेगा। सवाल समझ लेना, सवाल थोड़ा सा लिख दिया है मेरे साइड में कि एक व्यक्ति है, वह समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह चाहता है कि उस व्यक्ति के और उसके प्रतिबिंब के बीच में 4 मीटर की दूरी हो जाए। तो बताइए उसको कितना और चल के आना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से समझ सकते हैं कि सर ये मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पर है, हम मानते हैं, यहाँ से समझते हैं, ये दूरी है 10 मीटर। तो अभी अगर ये 10 मीटर पर है तो सर अभी इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बन रहा होगा, वो भी कितना होगा, 10 मीटर की दूरी पर होगा। ये कन्फर्म है। अगर हम इस सवाल को समझना चाहते हैं तो समझो क्या है कि ये दर्पण है और अभी ये व्यक्ति 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अगर ये 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो सर अभी इस वक्त इसका जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण से भी 10 मीटर दूरी पर बनेगा। यहां बन रहा है इसका प्रतिबिंब। हम चाहते हैं कि सर इसके और इसके बीच की दूरी घटकर 4 मीटर रह जाए। तो 4 मीटर तो तब रहेगी जब ये दर्पण से प्रतिबिंब इसका यहां बनेगा 2 मीटर। तो इसका मतलब इसको कितने दूरी पर ये स्वयं आना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 मीटर। इसका मतलब इसको इतना आगे चलना पड़ेगा कि दर्पण से ये 2 मीटर रह जाए। अगर ये दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर होगा तो 2 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस वक्त इनके जो बीच की दूरी होगी वह दूरी 4 मीटर हो जाएगी। तो हमें समझ में आ गया कि सर ये 10 मीटर की दूरी पर अभी है और यहाँ से पहुंचना कहाँ पर है, 2 मीटर की दूरी पर। तो सर यहाँ से 8 मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा इसको। 8 मीटर जब ये आगे आएगा तब इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर हो जाएगी। तो इस सवाल का जो जवाब होगा ना, दर्पण की ओर 8 मीटर, 8 मीटर दर्पण की ओर, दर्पण की ओर ये चलेगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा 8 मीटर दर्पण की ओर इसे चलना होगा। समझ में आ गया? क्योंकि 10 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। हम चाहते हैं 4 मीटर की दूरी हो जाए इनके बीच में। तो सर इनके बीच में 4 मीटर की दूरी कब होगी, जब प्रतिबिंब 2 मीटर पर बनेगा और ये वस्तु 2 मीटर पर खड़ी होगी। तो इसका मतलब इस आदमी को 2 मीटर के पॉइंट पर आना पड़ेगा। तो 10 से 2 पर जाना है तो 8 मीटर आगे बढ़ना होगा। ये समझ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमें समझ में आए पॉइंट। अभी कुछ पॉइंट ये है, इनको भी हम समझते हैं कि देखो ये वाला पॉइंट क्या है। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अगर हम समतल दर्पण को मात्र थीटा एंगल से घुमाएंगे तो जो किरण रिफ्लेक्ट हो रही थी वह 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। सवाल ऐसे आता है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ रही है। अगर हमने उस दर्पण को 25 डिग्री घुमा दिया है, 25 डिग्री घुमा दिया है, तो बताइए कि जो परावर्तित किरण थी वह कितने अंश घूम जाएगी, तो सर अगर हमने दर्पण को 25 अंश घुमाया है तो वह 50 अंश घूम जाएगी। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि सर देखो 2 एग्जाम्पल हैं, 2 मैंने चित्र बनाए, इनसे हम समझते हैं कि अगर दर्पण को थोड़ा सा घुमाएंगे, अगर थीटा एंगल से घुमाएंगे तो सर इसकी जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। जैसे हम अभी कहें कि ये प्रकाश की किरण आ रही है 60 अंश के कोण पर, तो ये 60 अंश के कोण पर निकल के जा रही है। तो अभी इनके बीच में कितना एंगल होगा, 60 अंश का कोण होगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है। 60 इधर हो गया, 60 इधर हो गया, तो ये 60 होगा। अभी हमने अब क्या किया, इस दर्पण है ना, इसको 10 अंश ऊपर कर दिया, इसको 10 अंश ऊपर खिसका दिया। अगर हमने, एक बात बताओ, दर्पण में ये वाला देता हूं, ये वाला दर्पण अगर मैंने 10 अंश ऊपर खिसकाया है तो एक बात बताइए, पहले ये 60 अंश पर ये आ रही थी किरण, 60 अंश पर आ रही थी। अगर दर्पण ऊपर 10 अंश खिसक चुका है तो ये एंगल कितना बचा होगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये वाला, ये होगा 50। बताओ ये इतना समझ में आ गया, 50 होगा।
हमें पता है कि सर पहले ये 60 था, हमने मात्र इस दर्पण को ऐसे घुमाया है मात्र 10, तो ये 50 रह गया होगा। अब हम जानते हैं कि सर अगर ये प्रकाश की किरण, अब ये समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण अगर ये 50 पर आ रही है, देखो समतल दर्पण से कितना है 50, तो ये निकल के जाएगी, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला भी 50 होगा। ये कन्फर्म है कि सर अगर ये 50 पर आ रही है तो 50 पर निकल के जाएगी, ये 50 होगा। और हम ये जानते हैं पहले से ही कि ये वाली पहली किरण तो इस रास्ते पर जा रही थी, वो रास्ता मैंने इस डॉट डॉट लाइन से दिखाया है। तो पहले ये किरण आ रही थी और ऐसे निकल के जा रही थी, तब 60 था, इसका मतलब ऐसे आ रही थी और ऐसे निकल के जा रही थी, तो ये 60 अंश का कोण था, ये हम जानते हैं, ये वाला जो एंगल है ये वाला। पहले ये 60 था तो 60 अभी भी है, 60 था ये पहले, लेकिन यहां से ये खिसक के इतना आ गई है, तो ये कितना आगे खिसकी है इसी को हम निकालते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ से ये 50 हो चुका है और ये 50 हो चुका है, पूरा कितना होता है 180 अंश होता है। तो जब 50 इधर हो गया 50 इधर हो गया तो 100 हो चुका है, 100 में से 80 होगा ये वाला, ये जो एंगल होगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 80 होगा। अब 80 में से 60 ये हो चुका है, 80 में से 60 ये हो चुका है यहाँ से लेकर इधर, तो फिर ये वाला एंगल जो घुमा है ये कितना होगा, 80 में से 60 उधर हो गया, तो सर ये 20 अंश होगा कि नहीं होगा, 20 अंश होगा कि नहीं होगा, तो 20 अंश होगा। ध्यान से इसको समझना, समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, दर्पण को हमने 10 घुमाया, दर्पण को हमने 10 घुमाया, तो इसका जो परावर्तित किरण थी वो कितना घूम गई, 20 अंश। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर किसी प्रकाश की किरण को समतल दर्पण पर गिराया जा रहा है और अगर दर्पण को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो जो परावर्तित किरण होगी वह 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। सवाल यहाँ से ऐसे बनेगा कि एक समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण किसी एंगल पर टकराती है, यदि समतल दर्पण को 15 अंश के कोण से घुमा दिया जाता है तो बताइए परावर्तित किरण कितने अंश से घूम जाएगी। तो 15 का डबल कर देना, 30 अंश से घूमेगी। उम्मीद करता हूं ये तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो, जो मैंने अभी समझाया है ध्यान से देख लेंगे समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं अगला पॉइंट। यदि एक व्यक्ति अपनी पूरी लंबाई दर्पण में देखना चाहता है तो उसे न्यूनतम कितनी लंबाई का दर्पण लाना होगा, न्यूनतम कितनी लंबाई का दर्पण लाएगा। अगर ये व्यक्ति मान लो ये खड़ा है, ये व्यक्ति चाहता है कि भाई हम अपना पूरा शरीर देख लें दर्पण में, तो उसको मिनिमम कितनी लंबाई का दर्पण लाना होगा। तो ये हम याद रखेंगे कि अगर ये वाला नहीं, ये वाला, अगर ये व्यक्ति की एच लंबाई है, मान लीजिए ये एच लंबाई का व्यक्ति है और ये चाहता है कि भाई हम अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहते हैं, तो हमेशा याद रहे ये जो दर्पण होगा वह h/2 अपनी लंबाई का आधी लंबाई का इसको दर्पण लाना होगा, तब इसको अपना पूरा प्रतिबिंब नजर आएगा। तो हमें याद रहे कि अगर कोई व्यक्ति है अपना पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहता है तो उस समतल दर्पण की जो न्यूनतम दूरी होगी, अरे बड़ी से बड़ी ले आओगे तो उससे तो उसमें तो दिख ही जाएगा, न्यूनतम दूरी की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम दूरी जो होगी वह दूरी h/2 होगी। अगर मान लीजिए, सवाल यहाँ से कैसे बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा कि एक व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है, तो बताइए उसे कितनी लंबाई का समतल दर्पण लाना होगा ताकि वह अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सके। तो अगर 6 फुट का आदमी है तो 3 फुट का उसको मिनिमम 3 फुट का मिरर लाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं ये वाला पॉइंट। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ समकोण पर रखे हों तो उस पर आपतित किरण परावर्तित किरण के समांतर हो जाती है। ये दिख रहा होगा आपको कि एक दर्पण ऐसे दिखाया है, एक दर्पण मैंने ऐसे दिखाया है, ये दोनों के दोनों समकोण पर हैं। समकोण का मतलब समझ में आता है, 90 अंश, 90 अंश के कोण पर है। तो अगर प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी तो टकरा कर फिर इधर जाएगी और इधर जाएगी, तो ये है आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। अगर हम देखेंगे तो सर दोनों की दोनों कैसी हैं, समांतर। यही इसने बोला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समांतर हो जाएंगी यदि दोनों दर्पण 90 अंश के कोण पर रखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये वाली आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हुए, अभी अभी पॉइंट बचे हुए हैं। अभी इस समतल दर्पण के कुछ नोट पॉइंट बचे हुए हैं। अभी हम वो देखेंगे कि समतल दर्पण को किसी एंगल पर झुका देंगे तो उनके बीच में कितनी इमेज बनेगी। ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो एक काम करिए, अभी पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसका बचा हुआ पोर्शन भी करते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन नोट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है
यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 60 अंश के कोण पर झुका के रख दिए जाएं, तो यदि कोई प्रकाश किरण एक दर्पण के समांतर दूसरे दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन के बाद वह किरण दूसरे दर्पण के समांतर हो जाती है। ये क्या मैंने लिखा है, इसको मैंने इस डायग्राम में समझाया है। डायग्राम से आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, एक दर्पण ये है, दोनों को 60 अंश के कोण पर रखा है, हमने अभी देखा है। ये अगर प्रकाश की किरण ऐसे आई है तो सर ये टकराने के बाद देखो, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, मतलब इस वाले दर्पण के समांतर आ रही है। तो जब ये टकराएगी, टकराकर इसका परावर्तन होगा तो ये निकल के जा रही है, तो वो दूसरे वाले दर्पण के देखो समांतर हो गई, इस वाले दर्पण के समांतर हो गई। अगर प्रकाश की किरण इस तरह से आती है, अगर इसके समांतर ऐसे आके टकराती है तो इधर जाती और फिर इस तरह से निकल के जाती, तो इस वाले के समांतर हो जाती। यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर दर्पण समान 60 अंश के कोण पर रखे हैं तो एक जब प्रकाश की किरण एक दर्पण के समांतर आएगी तो टकराने के बाद दूसरे के समांतर निकल कर जाएगी। ये हमने इस वाले पॉइंट में लिखा है। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं कि जब समतल दर्पण का द्वारक अधिक हो, अर्थात समतल दर्पण मोटा हो, तो इस स्थिति में एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब बनते हैं जिनमें से दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकता है। हमें ये याद रखना है, सर यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना कि दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकता है। कब चमकेगा? जब हम किसी दर्पण का द्वारक बढ़ा देंगे। द्वारक का मतलब है उसको मोटा कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये दिखाया है, एक दर्पण पतला होता है, अगर इसको हम मोटा कर देंगे और पीछे हमने ये लेप लगा दिया है तो सर ये दर्पण बन जाएगा। अगर ये दर्पण मोटा है मतलब इसका द्वारक मोटा है, द्वारक इसको बोलते हैं। ये जो है ना, इसकी जो मोटाई है डी, ये है द्वारक, ये काफी ज्यादा है, तो सर एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब बनेंगे। इस कंडीशन में होगा क्या? सबसे अधिक कौन चमकेगा? यहाँ मैंने दिखाया भी है सर, दूसरे नंबर का सबसे अधिक चमकता है। ये है सर पहले नंबर का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये वाला थर्ड है, और लास्ट में ये फोर्थ है, और आगे भी इस तरह से आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें सर ऐसे, अगर दर्पण का द्वारक काफी बड़ा है तो सर कई प्रतिबिंब बनेंगे एक ही वस्तु के, उनमें से सबसे अधिक कौन चमकेगा? सर ये दूसरे नंबर का है, ये सबसे अधिक चमकता है। यहाँ से सवाल ऐसे ही बनेगा, यदि किसी दर्पण का द्वारक बढ़ा दिया गया है तो एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब बनते हैं, तो बताइए कौन सा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला दिखाई देगा? ऑप्शन होगा पहला प्रतिबिंब, दूसरा, तीसरा कि चौथा। तो हमेशा दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकता है, वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसमें हम समझेंगे कि अगर कोई दो दर्पण हैं, उन्हें किसी एंगल पर रख दिया जाता है और उनके बीच में किसी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, तो उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए फॉर्मूला हम याद रखेंगे। क्या होता है? यहाँ लिखा है प्रतिबिंबों की संख्या। जैसे मान लीजिए एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, थीटा एंगल पर झुका हुआ है। इस कोण का ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन, ये है समद्विभाजक। इस कोण की समद्विभाजक ये लाइन है। अगर हम मान लो किसी व्यक्ति को यहाँ खड़ा करें, मतलब समद्विभाजक पर खड़ा ना करें, या तो उसको यहाँ खड़ा करें या उसको यहाँ खड़ा करें, मतलब समद्विभाजक पर खड़ा ना करें, तो फॉर्मूले हमारे पास ये हैं। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। यहाँ लिखा भी है कि व्यक्ति जब समद्विभाजक पर ना हो, समद्विभाजक मतलब इस वाली लाइन पर नहीं खड़ा है, तब हम कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे? 360/थीटा। ये कब लगाएंगे? ये जब लगाएंगे जब 360/थीटा विषम संख्या आए, मतलब थीटा का अगर 360 में भाग लगाएंगे और अगर विषम आएगा तो सर यही उत्तर बन जाएगा। अगला 360/थीटा -1, ये कब लगाएंगे? जब 360/थीटा सम संख्या आ जाए। अगर सम आ जाएगा तो सर उसमें से एक घटा लेंगे तो ये भी विषम आएगा। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति समद्विभाजक पर नहीं खड़ा होता, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, तो इनके प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम आती है। इस व्यक्ति का या फिर मतलब समद्विभाजक पर नहीं खड़ा है तो हमेशा इसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या आएगी? विषम। विषम प्रतिबिंब। अगर इस तरह से व्यक्ति खड़े हैं तो, और अगर समद्विभाजक पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो, अगर समद्विभाजक पर खड़ा हो गया
तो प्रतिबिंबों की संख्या सम भी आ सकती है, विषम भी आ सकती है। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? फॉर्मूला है 360/θ - 1, मतलब ये दूसरे वाले नंबर का। अगर किसी व्यक्ति को इनके समद्विभाजक पर खड़ा कर दिया जाए तो फॉर्मूला सिर्फ यही लगाते हैं, चाहे इनसे संख्या सम निकले चाहे विषम निकले। मतलब 360/θ सम हो चाहे विषम हो, उसमें से एक घटाएंगे ही घटाएंगे। कब घटाएंगे? जब व्यक्ति समद्विभाजक पर खड़ा हो जाएगा तब। अगर समद्विभाजक पर नहीं होगा, इधर होगा या थोड़ा सा इधर होगा, तो हमेशा ये दो फॉर्मूले हैं और इनके प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम निकलती है। अगर मान लो विषम निकल आई भाग लगा के तो वही उत्तर बन जाएगा, और अगर भाग लगा के सम निकल आई तो उसमें से एक घटा लेंगे, हमेशा घटाते हैं। तो ये याद रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। 360/θ अगर विषम आ गया तो यही हमारा उत्तर होगा, और अगर सम आ गया तो उसमें से एक घटा लेंगे, तब हमारा उत्तर बनेगा। ये वाली कंडीशन है जब व्यक्ति या तो यहाँ हो या यहाँ हो, मतलब समद्विभाजक पर खड़ा ना हो। और अगर समद्विभाजक पर खड़ा कर देंगे तो हम हमेशा 360/θ - 1 ही लगाएंगे। फिर 360/θ चाहे विषम आए चाहे सम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम आएगी तो घटाकर एक विषम बन जाएगी, और अगर विषम आएगी तो घटाकर एक सम बन जाएगी। मतलब यहाँ व्यक्ति खड़ा है तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या सम, सम कॉमा विषम, विषम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ये जो बिल्कुल समद्विभाजक पर है तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों की जो इस पोजीशन में खड़े हैं तो वो उनकी प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होगी। तो ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल हैं। इन न्यूमेरिकल्स को जरा करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है, यदि दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर रखे हैं, मतलब ये कंडीशन बन रही है, ये जो है ना 60 डिग्री के एंगल पर रखे हैं दो समतल दर्पण, इनके बीच में व्यक्ति, देखो एक और बड़ी बात है, सवाल में लिख कर देगा इनके बीच में, ये लिखा है इनके बीच में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बीच में कहीं पर भी। अगर वो इस वाली कंडीशन की बात करेगा तो सवाल में लिख कर देगा कि व्यक्ति इनके समद्विभाजक पर, कौन समद्विभाजक पर खड़ा है, ये बात लिख कर देगा। जब तक ये बात लिखी ना हो तब तक हम यही मानेंगे या तो ऐसे खड़ा है या यहाँ खड़ा है। समद्विभाजक पर हमें तब खड़ा करना है जब वह सवाल में लिख कर दे के समद्विभाजक पर है, तब हमें मानना है। तो चलो हम समझते हैं। इसका मतलब ये बीच में है तो हम समद्विभाजक पर इसको नहीं मानेंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, तो हम सीधा सीधा क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं सिर्फ ये वाला 360/θ। तो इसका अगर 360/60 कर देंगे तो कितने निकलेंगे? सम संख्या निकलेगी। और जब भी सम निकलती है तो क्या करते हैं? जब भी ये 360/θ जब सम होगा, सम, तो उसमें से एक घटाते हैं। इसका मतलब इसमें से एक घटाएंगे तो बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये समझ में आया होगा। अगला सवाल समझते हैं कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच 72 अंश का कोण है तो उनके बीच खड़े व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखो यहाँ पर भी उसने लिखा है उनके बीच में, ऐसा तो बोला नहीं समद्विभाजक पर, तो सर हमारे माइंड में यही चलेगा। अगर विषम आएगा तो ये उत्तर बन जाएगा, सम आएगा तो ये घटा लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है? ये है 72 अंश। तो इसका मतलब डायरेक्ट करेंगे 360/72। 72 का भाग लगाते हैं तो ये 5 बार कटता है। ये क्या आई है संख्या? ये आ गई है विषम, और इसने बोला नहीं है समद्विभाजक पर, तो फिर यही आंसर बनेगा 5। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये करते हैं, ये वाला अब हम सवाल समझते हैं। ये क्या है? यदि दो समतल दर्पणों के बीच 72 अंश का कोण है और एक व्यक्ति इनके कोण समद्विभाजक, देखो यहाँ लिखा है इनके कोण समद्विभाजक पर खड़ा है तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कोण समद्विभाजक पर खड़ा हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है, इनका जस्ट बीचा बीच में इस पर व्यक्ति खड़ा है, इस पे यहाँ खड़ा है। तो सर यहाँ पर लगेगा 360/θ माइनस का 1 फॉर्मूला लगेगा। तो हमें मालूम है यहाँ लिखेंगे 360 और बट्टे में कितना है इसका 72 अंश, 72 और माइनस का 1। इसका अगर भाग लगाते हैं तो आता है 5। 5 में से एक घटेगा तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 4। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये समझ में आए होंगे कि सर कभी भी जब दो समतल दर्पण किसी एंगल पर झुके रहते हैं तो उनके बीच में कितना एंगल बनता है। तो अगर वो एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है अगर वो दिया है,
तो उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उनकी संख्या हम इन आराम से फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। अभी हमारा बचा हुआ है कि सर समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सर समतल दर्पण के उपयोग में अभी लिखता हूं, पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम देखते हैं कि सर समतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ और किस किस उपकरण में करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समतल दर्पण के उपयोग समझ लेते हैं कि सर समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सर नंबर एक है, घरों में जो चेहरा देखने वाला दर्पण होता है वह समतल दर्पण का ही एग्जाम्पल होता है। तो हम ये याद रखेंगे कि सर समतल दर्पण का इस्तेमाल एक तो घरों में जो चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह समतल दर्पण ही होता है। जितनी भी ड्रेसिंग टेबल बनाते हैं सर उन सब में समतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो इसका इस्तेमाल ये है। दूसरा है सर पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, जैसे पनडुब्बी होती है वह पानी के अंदर ही अंदर चलती है, तो पनडुब्बी में से अगर किसी व्यक्ति को ये देखना है कि पानी की सतह पर कौन है, कोई जहाज है कि नहीं, दुश्मन का जहाज है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पेरिस्कोप का चित्र बनाया है। ये जो पेरिस्कोप है, देखो ये पानी में नीचे अंदर है। कोई भी व्यक्ति होगा जो प्रेक्षक होगा वह किसी पनडुब्बी के अंदर बैठा होगा। अब ये कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, समुद्र में से सिर्फ इसका छोटा सा हिस्सा ऊपर निकलता है, आराम से समुद्र में से ये ऊपर से छोटा सा हिस्सा निकला है। अगर यहाँ किसी का जहाज है तो उसका डायग्राम बनेगा, इसमें बनेगा इस वाले समतल दर्पण में, वह रिफ्लेक्ट करके इस वाले समतल दर्पण में बना देगा और वह रिफ्लेक्ट करके इधर बना देगा। इसका मतलब जो पनडुब्बी के अंदर आदमी बैठा होगा उसे इस पानी की सतह पर क्या एक्टिविटी, इसको घुमा सकता है वो, इसका जो चेहरा है चारों तरफ इसको घुमा सकता है। तो चारों तरफ घुमा के समुद्र की सतह पर क्या हलचल हो रही है उसको देखा जा सकता है इस पेरिस्कोप की सहायता से। अब हमें याद रहे कि सर ये जो पेरिस्कोप है, ये इसमें कितने समतल दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं? तो पता है सर दो, एक ये गया और एक ये गया। दोनों के दोनों समतल दर्पण कितने एंगल पर झुकाते हैं? तो याद रहे ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये होता है 45 डिग्री एंगल। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि पेरिस्कोप में कितने दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं, तो होते हैं दो दर्पण। और वे दोनों दर्पण कितने एंगल पर झुके होते हैं? तो 45 डिग्री के कोण पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर होता है? यूज होता है पनडुब्बी में। पनडुब्बी डुब्बी में जो जितनी भी पनडुब्बी होती हैं, पनडुब्बी किसको कहा जाता है? ऐसा जहाज जो समुद्र के अंदर ही अंदर चलता है। उसमें से अगर कोई व्यक्ति समुद्र की सतह पर हलचल देखना चाहता है तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेगा। अब इसमें होता क्या है, दो समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर झुके होते हैं। इसमें होता क्या है, दो समतल दर्पण, समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर, बस इतना लिखेंगे, दो समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर झुके होते हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि सर ये जो पेरिस्कोप है इसका आविष्कार किसने किया था? तो जूल्स कारपेंटियर नाम का एक वैज्ञानिक था। तो हम बात करेंगे सर इसका आविष्कार। आविष्कार आविष्कार किया था जूल्स जूल्स कारपेंटियर कारपेंटियर जूल्स कारपेंटियर जूल्स कारपेंटियर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने पेरिस्कोप का आविष्कार किया था। इसका इस्तेमाल होता है पनडुब्बी में, और पनडुब्बी में कोई व्यक्ति बैठा है वह समुद्र की सतह पर हलचल देखना चाहता है तो इसी पेरिस्कोप का इस्तेमाल करता है। इसका आविष्कार किया था जूल्स कारपेंटियर नामक वैज्ञानिक ने। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं सर कैलिडोस्कोप क्या होता है। ये जो कैलिडोस्कोप है इसका उपयोग एक ही वस्तु के अलग अलग रंगीन चित्र, मतलब अलग अलग रंगों के चित्र देखने हैं तो हम कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सवाल आएगा कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें अलग अलग रंग का देखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सर इसका आविष्कार किसने किया था? आविष आविष्कार तो इनका नाम है डेविड डेविड ब्रेवेस्टर ब्रेवेस्टर
डेविड ब्रेवेस्टर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से होता क्या है, एक ही वस्तु के अलग अलग रंग के रंगीन चित्र देखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका देखो चित्र बनाना मुश्किल था, कठिन था, तो मैंने बनाया नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो मोबाइल पर सर्च करके कैलिडोस्कोप लिख देना, तो हाँ आपका डायग्राम दिख जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका समतल दर्पणों के उपयोग समझ में आए होंगे कि कहाँ होते हैं। मैंने 3 ही उपयोग ज़्यादातर आपको बताए हैं। ज़्यादातर किताबों में यही 3 देखोगे, यही 3 हैं। पहला तो सर चेहरा देखने के लिए, दूसरा कैलिडोस्कोप में, और तीसरा ये दूसरा कैलिडोस्कोप, और ये भी तीसरा हम पेरिस्कोप समझ सकते हैं। तो ये हैं 3 इसके एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब इस क्लास में समतल दर्पण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम इससे आगे वाली क्लास में गोलीय दर्पणों को पढ़ेंगे कि सर उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, और उससे किस तरह से प्रतिबिंब बनेंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।